गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हाँ जी, 7th यूनिट करे थे हम आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने जो ओजोन का कंसेप्ट है वो हमने कंप्लीट किया था। हमने दो कंपाउंड पढ़े थे ऑक्सीजन एटम के, विच इज़ द ऑक्सीजन एंड ओजोन। ठीक है, टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट या यू कैन से सेकेंड एलिमेंट ऑफ 16 ग्रुप, दैट इज सल्फर। ओके तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म को यहाँ पे स्टडी करेंगे। सल्फर की यदि हम बात करें तो सल्फर की डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, बहुत सारी न्यूमरस, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमरस वर्ड मीन्स अ नंबर ऑफ। यदि हम एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करें तो सल्फर आपका एग्जिस्ट करता है इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, बट उसमें से आपके पास जो टू इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है वो आपके पास येलो रोम्बिक या जिसको आप अल्फा सल्फर बोलते हो, या सेकंड आपके पास जो होती है दैट इज़ द मोनोक्लिनिक या जिसको आप बीटा सल्फर बोलते हो। ये दो आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है सल्फर की। ठीक है, तो यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जो आपके पास रोम्बिक सल्फर है वो आपका रूम टेम्परेचर पे आपका स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन उसको हम मोनोक्लिनिक में या बीटा सल्फर में हम मतलब अल्फ़ा को आप बीटा में कन्वर्ट कर सकते हो यदि आप हीट करो 369 केल्विन टेम्परेचर से अबव। ओके तो पढ़ लेते हैं हम व्हाट इज़ द रोम्बिक सल्फर एंड व्हाट इज़ द मोनोक्लिनिक सल्फर या अल्फ़ा एंड बीटा सल्फर आपके पास क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात हम अल्फ़ा सल्फर की यहाँ पे करते हैं। तो रोम्बिक सल्फर है, येलो कलर का होता है, लिखा भी हुआ था यहाँ पे येलो रोम्बिक सल्फर। ओके मीन्स इट इज़ येलो इन कलर। और मेल्टिंग पॉइंट की यदि हम बात करें तो 385.8 केल्विन आपके पास होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने याद रखनी है, डिफरेंस आता है यहाँ से। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात तो आपका ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट में से दोनों में से बनता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा सल्फर एंड बीटा सल्फर। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन आपका इसी टॉपिक में से आपका बनता है कि जो अल्फ़ा सल्फर है उसको आप मोनोक्लिनिक में या मोनोक्लिनिक को आप रोम्बिक सल्फर में कैसे कन्वर्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, कि स्टेबिलिटी का फैक्टर क्या होता है, कि किस टेम्परेचर पे अल्फ़ा आपका स्टेबल होता है, किस पे आपका बीटा सल्फर स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहली बात हम डिफरेंस का यहाँ पे कर लेते हैं। तो जो रोम्बिक सल्फर की बात हम करें तो वो येलो कलर का होता है। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका 385.8 केल्विन होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 2.06 होती है। दे आर फिक्स्ड वैल्यू, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो रोम्बिक सल्फर के क्रिस्टल आप बना सकते हो जब आप सॉल्यूशन को, जब आप रोल सल्फर को CH2 या यू कैन से कार्बन सल्फाइड के जो सॉल्यूशन में आप डिज़ोल्व करते हो रोल सल्फर को। ठीक है, तो इवेपोरेशन होने के बाद वहाँ से आपको रोम्बिक सल्फर के क्रिस्टल आपको मिलते हैं। यदि हम बात करें रोम्बिक सल्फर की तो वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन आपके पास जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें कुछ हद तक वो सॉल्युबल हो सकता है। ठीक है, और यदि हम बात करें कैल्शियम डाइसल्फाइड की तो वहाँ कैल्शियम डाइसल्फाइड में रोम्बिक सल्फर आपका रेडली सॉल्युबल होता है, मतलब इंस्टेंटली सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें मोनोक्लिनिक सल्फर की तो मोनोक्लिनिक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रोम्बिक से ज़्यादा होता है, दैट इज़ द 393 केल्विन। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है रोम्बिक के कंपेयर में, और मोनोक्लिनिक की आपके पास होती है 1.98। ये आपका जो है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों ही आपके जो कार्बन डाइसल्फाइड है उसमें सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि आप बनाते कैसे हो मोनोक्लिनिक जो सल्फर होता है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप क्या करते हो, जो आपके पास रोम्बिक सल्फर होता है उसको आपने किसी एक डिश में लेना है। ठीक है, और उसको आपने मेल्ट करना है, फिर आपने उसको कूल करना है। कूलिंग मेल्टिंग जो है मेल्टिंग आपने या कूलिंग आपने तब तक करनी है जब तक आपका एक क्रस्ट की फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं हो जाती, मीन्स एक सॉलिड मास वहाँ से नहीं बन जाता। फिर आप क्या करोगे, उस सॉलिड मास में आपने दो होल वहाँ पे जनरेट करने हैं, और जो भी वाटर वहाँ पे रिमेनिंग है, जो भी लिक्विड, सॉरी वाटर नहीं, जो भी लिक्विड वहाँ पे रिमेनिंग है, मेल्टिंग आपने की है, उसके बाद कूलिंग की है। तो कूलिंग ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली आपका सारा का सारा वो सॉलिड क्रस्ट फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ से यदि कोई लिक्विड बचता है आपका तो उसको आप पोर आउट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका मतलब ये आपका प्रोसेस है कि आप रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करके आप उसको मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट कर सकते हो, और जैसे ही आप लिक्विड को पोर आउट करोगे तो वहाँ से आपके नीडल शेप के बीटा सल्फर के आपके क्रिस्टल बन जाएंगे।
ठीक है। निडल शेप होती है, कलरलेस होती हैं, ये याद रखना। मोनोक्लिनिक कलरलेस होता है, रोम्बिक आपका येलो होता है। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। यहाँ पे आपका जो सेकंड क्वेश्चन आता है कि यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें तो मोनोक्लिनिक आपका 369 केल्विन से यदि अबव हम मूव करते हैं तो उस पर आपका स्टेबल होता है। ठीक है। और यदि हम क्या करते हैं 369 केल्विन से टेम्परेचर को कम कर देते हैं, फिर वो आपका अल्फ़ा सल्फ़र में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा, यहाँ से आपको पता लगा कि अल्फ़ा सल्फ़र तो 369 केल्विन से यदि टेम्परेचर कम होगा तब स्टेबल होगा। यदि 369 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर आप प्रोवाइड करते हो तो वहाँ पे आपकी मोनोक्लिनिक सल्फ़र जो है या बीटा सल्फ़र आपकी ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है। और 369 एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे दोनों की दोनों फॉर्म स्टेबल होती है और इस टेम्परेचर को आप क्या बोल देते हो, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओके। और उसके बाद हम बात करते हैं रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, दोनों ही आपके एसिड टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है। एसिड टाइप के मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया हुआ है यहाँ पे, लाइक दिस S8 5 आपके ये हैं, 3 सल्फ़र यहाँ पे हैं, 8 सल्फ़र आपके जो एटम्स हैं वो आपस में एसोसिएट होके एसिड टाइप का स्ट्रक्चर की रिंग बनाते हैं जिसकी शेप को आप क्राउन शेप बोलते हो। ठीक है। पकड़ फॉर्म होती है ये, और जो शेप होती है वो आपकी क्राउन शेप होती है दोनों की। ओके। बोन एंगल और जो यहाँ पे बोन लेंथ है वो आप एक बार यहाँ से देख लेना। ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट खत्म होता है रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक का। उसके बाद आपके पास कंसेप्ट आता है कि आपके पास जो सल्फ़र है वो साइक्लिक S6 फॉर्म में भी आपका एग्जिस्ट करता है, और जैसे ही S6 फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता है तो वहाँ से चेयर फॉर्म में ये एग्जिस्ट होता है। दिस फॉर्म इज़ नोन एज द चेयर। ये आपको चेयर जैसी लग रही है तो इस फॉर्म को आप चेयर फॉर्म ही बोलते हो। ठीक है। यदि आप बात करते हो आप अबव 1000 केल्विन की, तो वहाँ पे आपकी जो S2 फॉर्म है वो आपकी एग्जिस्ट करती है जो पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है। तो यहाँ पे आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन या जो एग्जांपल है वो भी दिया हुआ है, विच फॉर्म ऑफ सल्फर शो पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आपकी कौन सी फॉर्म है सल्फ़र की जो शो करती है। तो वेपर स्टेट में सल्फ़र आपका S2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कितने टेम्परेचर पे, 1000 केल्विन पे। ठीक है। जहाँ पे S2 मॉलिक्यूल में आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों आपके एंटी बॉन्डिंग जो पाई ऑर्बिटल है उसमें प्रेजेंट होते हैं जैसे ऑक्सीजन में होते हैं। ठीक है। तो इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से जो S2 है वो आपका पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। ठीक है। तो ये आपके पास एलोट्रॉपिक फॉर्म थी जो आपने डिस्कस करनी थी सल्फ़र की। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद योर फर्स्ट कंपाउंड ऑफ सल्फ़र, दैट इज़ नोन एज द सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है। बहुत बार आप सल्फ़र डाइऑक्साइड का नाम सुन भी चुके हो और यहाँ से आपको पता है गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अब इसका हमने करना है कि कैसे आप प्रिपेयर करते हो सल्फ़र डाइऑक्साइड को, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, एंड वेयर वी कैन यूज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है। तो सबसे पहली बात हम प्रिपरेशन की कर लेते हैं। तो यदि आप क्या करते हो, सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ़र को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप बर्न करते हो। ठीक है। तो वहाँ से आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। और यहाँ पे आपका देखो सबसे पहली बात यहाँ पे बोला गया है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड तो आपकी बनती ही है, लेकिन जब भी आप फॉर्म करते हो सल्फ़र डाइऑक्साइड को तो साथ में आपका 6 to 8% आपकी सल्फ़र डाइऑक्साइड भी बनती है जब आप सल्फ़र को ऑक्सीजन में बर्न करते हो। तो इस चीज़ को याद रखना कि फिर हम दोनों की सेपरेशन करके आपके पास जो प्योर सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। यदि हम लेबोरेटरी मेथड की बात करें तो यदि आप क्या करते हो, सल्फाइड आयन को आप यहाँ पे ट्रीट कराते हो विद सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट आपने लेना है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फाइड आयंस को आप ट्रीट कराते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वहाँ से आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। दिस इज़ द लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड की यदि हम बात करें तो जब भी आप क्या करोगे, सल्फाइड ओर्स की रोस्टिंग करते हो। ठीक है। सल्फाइड ओर्स जैसे यहाँ पे आयरन पायराइट यहाँ पे आपका लिया हुआ है FeS2, जब आप इसकी रोस्टिंग प्रोसेस करते हो, रोस्टिंग क्या होता है 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो आप ये चीज़। तो ऑक्सीजन के साथ जब हम ट्रीट कराते हैं तो वहाँ से आपका क्या बनता है, वहाँ से आपका एक ऑक्साइड बनता है आयरन का और साथ में आपकी सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। जिसको आप इन्होंने बोला हुआ है कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसको आप लिक्विफाई कर सकते हो पर्टिकुलर प्रेशर अप्लाई करके, और उसको जो स्टील के सिलेंडर है उसमें आप स्टोर कर सकते हो।
ओके। यदि हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो आपकी कलरलेस गैस होती है, पंजेंट उसकी स्मेल होती है, वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाटर में सॉल्युबल होकर वो एसिड जनरेट करती है, ठीक है। लिक्विफाई हो जाती है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। यदि हम वहाँ पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करें, बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है 263 केल्विन, ओके। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, या ये आपको पता होनी चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो वहाँ से फॉर्मेशन होती है सल्फ्यूरस एसिड की, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज एन एसिड, एसिडिक बिहेवियर वो शो करती है, ठीक है। यदि हम बात करें उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके वहाँ से सोडियम सल्फाइड की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और जो फर्दर आपका यदि सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ पे एक्सेस में आप लेते हो तो सोडियम सल्फाइड आपका दोबारा से सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। रिएक्शन क्या है वो देख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास था, आपने सल्फर डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में से पास किया, तो यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हुई सोडियम सल्फाइड की। ये सोडियम सल्फाइड आपका दोबारा से यदि आप सल्फर डाइऑक्साइड को एक्सेस में लेते हो तो रिएक्शन करके आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो वाटर है या जो एल्कली है, तो वाटर के साथ रिएक्शन जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी सिमिलर फॉर्म में आपकी वाटर के साथ रिएक्शन करती है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ने किया, और एल्कली के साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड सेम रिएक्शन करती है जैसे आपकी सल्फर डाइऑक्साइड ने किया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर एंड एल्कली के साथ या बेस के साथ जो बिहेवियर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वही आपका सेम बिहेवियर सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। तो इन रिएक्शंस को आपने लर्न करना है, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी करने हैं। कई बार रिएक्शन डायरेक्टली ना पूछ के वो पूछ लेता है आपसे कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में, तो ठीक है, एक बार ज़रूर इन रिएक्शन को याद करना है। एनसीईआरटी की कोई भी रिएक्शन आपने नहीं छोड़नी है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज़ की यदि हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, तो क्लोरीन की प्रेजेंस में वो आप जब आपकी सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ तो वहाँ से आपकी फॉर्मेशन होती है सल्फ्यूरल क्लोराइड की, दैट इज़ SO2Cl2। लेकिन जो ये रिएक्शन होती है ये आपकी चारकोल की प्रेजेंस में होती है, जहाँ पे चारकोल आपका एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाती है जब आप सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। लेकिन वहाँ पे ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, वैनेडियम ऑक्साइड की प्रेजेंस होनी चाहिए विच एक्ट एज कैटलिस्ट। एंड मैंने आपको तब भी बोला था कि ये आप जब कॉन्टैक्ट प्रोसेस स्टडी करोगे सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में तो वहाँ पे ये रिएक्शन आएगी। तो सेम रिएक्शन यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी शो की हुई है कि सल्फर डाइऑक्साइड आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करती है, लेकिन ये रिएक्शन आपकी वैनेडियम जो ऑक्साइड होता है एज अ कैटलिस्ट जो यूज़ होता है उसकी प्रेजेंस में होती है, ठीक है। यदि हम नेक्स्ट यूज़ की बात करें तो जब आपकी सल्फर डाइऑक्साइड आपकी मॉइस्ट फॉर्म में हो, मतलब मॉइस्ट फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, मॉइस्चर के साथ वो रिएक्शन कर चुकी हो, तो उस टाइम जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास क्या होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो रिडक्शन कराता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन करके दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो सेम हेयर यहाँ पे आपकी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ होगी। तो जो फेरिक आयंस है जब भी वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में आपका सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो उनको वो फेरिक को फेरस आयन में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे आपकी रिडक्शन हुई है फेरिक आयन की, ओके। उसके बाद यदि हम बात करते हैं यहाँ पे पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन की, तो यहाँ से आपका जो पोटाशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन है उसको ये डिकलराइज कर देती है। तो ये आपके पास जो सेकंड टाइप की जो रिएक्शन शो की हुई है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके एक कन्वीनिएंट टेस्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। कि यदि वो सॉल्यूशन पोटाशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को आपका कलरलेस कर देती है तो मीन्स वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो यदि हम नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपके पास स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो स्ट्रक्चर आपका एंगुलर शेप होती है, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड की वजह से जो दोनों बॉन्ड लेंथ है बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन वो दोनों की दोनों आपकी इक्वल होती हैं,
ठीक है। यूजेस की यदि हम बात करें तो जो आपके पास पेट्रोलियम या शुगर की जो रिफाइनिंग है उसके लिए आप सल्फ़र डाइऑक्साइड का यूज़ करते हो। जो यदि आपने ब्लीचिंग करनी है वूल एंड सिल्क की तो सल्फ़र डाइऑक्साइड आपकी यूज़ होती है। एंटी कॉलर होती है, डिसइंफेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होती है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में यूज़ होती है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो हमने अभी बनाया था, दिस वन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी फॉर्मेशन में आपकी सल्फ़र डाइऑक्साइड यूज़ होती है। कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड यदि हमें इंडस्ट्रियल केमिकल जो ये तीनों होते हैं इनकी फॉर्मेशन करनी हो तो वी हैव टू यूज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है। और यदि हम लिक्विड सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात करें तो वो आपके पास एज अ सॉल्वेंट यूज़ होती है डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल को डिज़ोल्व करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपके नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, व्हाट हैपन व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक सॉल्ट। तो ये अभी करके आए हो, रिएक्शन भी आपने याद रखनी है। फेरिक सॉल्ट को जब आप पास करते हो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक सॉल्यूशन में से जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को पास करते हो तो वो फेरिक सॉल्यूशन को फेरस आयंस में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। कमेंट ऑन द नेचर द टू सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म इन SO2 आर द टू बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल आर इक्वल। तो ऑब्वियसली इक्वल होंगे क्योंकि दो जो हैं ये सल्फर एंगुलर फॉर्म होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं। दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो ऑब्वियसली इक्वल होगी ड्यू टू रेजोनेंस। ओके। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि हाउ इज़ द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिटेक्टेड। तो सल्फर डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस है वो आप कैसे डिटेक्ट करोगे, जब आप उसको पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन से पास करोगे। यदि सॉल्यूशन डिकलराइज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, तब वो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड होती है। नहीं होता तो सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जो सेकंड रिएक्शन है वो आपने करनी है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस क्वेश्चन के आंसर में आप इस रिएक्शन का यूज़ करोगे एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द फिनोमिना। ओके। तो आपका नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो आपका ऑक्सो एसिड्स का आता है। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, जब आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है या जो सल्फर है वो आपका कंपाउंड बनाता है विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है। तो वहाँ से ऑक्सो एसिड का मीनिंग ही ये होता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन होना। ठीक है। तो सल्फर के ऑक्सो एसिड की बात करते हैं तो सल्फर डिफरेंट नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है H2SO3, H2O3। ठीक है। तो ये डिफरेंट दिए हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ से कुछ एसिड आपके अनस्टेबल होते हैं जिसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो उनको आप एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में ही आइसोलेट आप कर सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 या 3 ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑक्सो एसिड हम देखते हैं H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड की हम बात करते हैं। तो ये तरीका होता है आपका स्ट्रक्चर को बनाने का कि एटलीस्ट वहाँ पे एक डबल बॉन्ड होना चाहिए सल्फर का ऑक्सीजन के साथ। जितने हाइड्रोजन है, सबसे पहली बात तो आपने OH की फॉर्म में सल्फर को OH की फॉर्म में अटैच कर देना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम है उनके साथ। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप हाइड्रोजन को कंज्यूम करोगे। यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक 2 है तो 2 हाइड्रोजन को 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच करके सल्फर के साथ आपने अटैच कर देना है। दिस इज़ द मेथड कि आप एक जर्नल है कि आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। और वहाँ पे आपका क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो गए। सिर्फ क्या बचता है, एक सल्फर एंड एक ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन बचा है उसको आप डबल बॉन्ड में लगा दोगे और एक यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आपके यूज़ हो चुके हैं सल्फर के और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं जिसमें से 2 बच जाते हैं जिसको आप एज अ लोन पेयर शो कर दोगे। तो सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर ये हो गया। उसके बाद हम सल्फ्यूरिक एसिड पे मूव करते हैं तो तरीका आपका वही सेम रहेगा। 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अटैच करके सल्फर के साथ OH की फॉर्म में लगा दो। सल्फर OH, सल्फर के साथ बॉन्ड है OH का। अब बचे हैं 2 ऑक्सीजन तो दोनों का डबल बॉन्ड यहाँ पे शो कर दो। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड की। तो एक आपने सल्फ्यूरिक एसिड एक तरफ बना लेना है, दोनों के बीच में ऑक्सीजन का ब्रिज आपने फॉर्म कर देना है। ठीक है। ओलियम, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड H2S2O7। ओलियम की जब भी आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है वहाँ से। तो ओलियम का स्ट्रक्चर जो होता है वहाँ पे देखो आप, सबसे पहली बात तो 2 हाइड्रोजन है तो दोनों सल्फर के साथ एक OH की फॉर्म में इसको लगा दो। अब
यहाँ से 5 ऑक्सीजन आपके बच जाते हैं, तो 2 2 तो आपके आ जाएंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्म में, एक दोनों सल्फर आपस में अटैच हो जाएंगे थ्रू द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ये 4 स्ट्रक्चर हैं जो आपने करने हैं, विच आर द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड पे। सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंसेप्ट है, जो आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, जो इंडस्ट्रियल मेथड है, वो आपने नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो प्रोसेस को एक बार देखना चाहते हो अपनी नॉलेज के लिए, तो एक बार मैं बता देती हूँ कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपका क्या होता है। सबसे पहली बात आपके पास क्या होती है, यहाँ से मैं आपको डायग्राम से आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने फर्स्ट चैम्बर लिया है, फर्स्ट चैम्बर में आप यहाँ पे सल्फ़र को पुट करते हो या किसी भी सल्फाइड और का आप यूज़ करते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप बर्न करते हो, सल्फ़र बर्नर इस चैम्बर का नाम है। यहाँ से आप जैसे ही एयर यहाँ पे पास होती है और यहाँ पे आप हीट करते हो सल्फ़र को, तो आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड साथ में ऑक्सीजन गैस आपकी रिलीज़ होती है, जो इम्प्योर फॉर्म में होती है। ठीक है, यदि बर्निंग से कोई डस्ट वगैरह निकलती है तो यहाँ पे आपने डस्ट प्रेसिपिटेटर का यूज़ करना है, जो डस्ट को ब्लॉक कर देगा और आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन यहाँ से पास हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपने यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहली बात, जैसे ही यहाँ से आपकी डस्ट रिमूव होके जो सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है यहाँ पे आपकी मूव करेगी, तो यहाँ से ऊपर से इस चैम्बर में आपने वॉशिंग एंड कूलिंग टावर है ये, क्योंकि बर्न होने के बाद जो गैसेस हैं वो आपकी हॉट हो गई हैं, तो वी हैव टू कूल द गैसेस। तो वाटर स्प्रे हम करेंगे, वॉश करेंगे यदि कोई भी इम्प्योरिटी है तो, ताकि वो भी निकल जाए वॉशिंग से और आपके पास जो गैस हैं वो आपकी कूल हो जाएं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से यदि आपकी जो गैस है वो कूल होके फिर फर्दर आपकी नेक्स्ट टावर में जाती है, जिसको आप ड्राइंग टावर बोलते हो। ड्राइंग टावर आपका, आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 का स्प्रे करना है। देखो, बना भी H2SO4 रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपकी कंज्यूम भी H2SO4 होगी एज अ स्प्रे फॉर ड्राइंग द मॉइस्ट गैसेस। ठीक है, तो मॉइस्ट गैसेस यहाँ से आपकी पास करेंगी, तो जो भी आपका यदि वाटर का कोई वेस्ट एसिड जो बचता है यहाँ पे, जैसे ही आप स्प्रे करोगे तो उसको आप नीचे वाली जो आउटलेट है उससे बाहर निकाल सकते हो। यहाँ से आपके पास जो गैसेस है वो ड्राई हो जाती है और आपके पास क्या बचता है, ड्राई SO2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप क्या करते हो, अब आपने नेक्स्ट चैम्बर में लेके जाना है ड्राई गैसेस को, जहाँ पे आपने आर्सेनिक का प्यूरीफायर लगा रखा है, जिसमें आपने जिलेटिन हाइड्रोक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के आपके पास जो कंपाउंड है वो रखा हुआ है। ये प्यूरीफाई कर देगा इन गैसेस को। फिर गैसेस को आप प्री हीटर में से पास कराओगे, प्री हीटर में से पास करा के फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट चैम्बर है उसमें आपने वेनेडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट का यूज़ कर रखा है। ये रिएक्शन करके आए हो, वेनेडियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, विच इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कैटलिस्ट जो कन्वर्टर है उसमें आपकी रिएक्शन होगी, क्या प्रोड्यूस होगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होती है, रिवर्सिबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशन है वो लो टेम्परेचर आपने रखना है, लेकिन जो प्रेशर है वो आप हाई रखोगे ताकि जो यील्ड है वो मैक्सिमम हो सके। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप पास करते हो एक अदर चैम्बर में से, जहाँ पे आपका क्वार्ट्ज रखा हुआ है और आपने वहाँ पे स्प्रे करना है कंसनट्रेटेड H2SO4 का। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके वहाँ से ओलियम की प्रोडक्शन करती है। ठीक है, ओलियम की फिर आप हाइड्रोलिसिस करते हो। हाइड्रोलिसिस जैसे ही ओलियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ से आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 96 से 98% तक प्योर H2SO4 आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़नी है सल्फ़र जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी। ठीक है, और ये जो रिएक्शंस है ये बिल्कुल आपने डेफिनेटली याद करनी है कि ये पता भी है, बहुत बार करके भी आ चुके हो। जैसे ही आपकी जो एलिमेंट है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं तो वहाँ से सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। कॉपर रिएक्शन विद H2SO4 कॉपर सल्फेट बनता है। सल्फ़र की रिएक्शन होके सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। कार्बन की रिएक्शन होके CO2 प्लस SO2 आपकी बनती है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो दोनों मेटल और नॉन मेटल को आपका ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, और यदि हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट आपके रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वहाँ से आपके कार्बन एंड वाटर मॉलिक्यूल आपके प्रोड्यूस होते हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है बेटा। और यूजेस बहुत इंडस्ट्रियल केमिकल होता है, हर एक फील्ड में यूज़ होता है आपका, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिगमेंटेशन पिगमेंट में, आपका स्टोरेज बैटरीज में, हर जगह यूज़ होता है जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका। ठीक है। यहाँ से फिर आपने इंटेक्स क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन करने हैं, तो एक बार इसको ज़रूर देख लेना। ठीक है। कल फिर हम आपका नेक्स्ट मंडे से हम आपका नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे विच इज़ द ग्रुप 17। ठीक है, उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आपने आपका जो 16 ग्रुप है उसको आपने कंप्लीट कर लेना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछना। ओके, थैंक यू।